ओके स्टूडेंट, तो कंडेंसेशन पॉलीमर का लास्ट क्लास थर्ड क्लास हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो है फॉर्मल्डिहाइड रेसिन। उसमें जो हम पॉलीमर पढ़ेंगे स्टूडेंट वो होगा आपका बेकलाइट। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि यह बेकलाइट क्या होता है। इस पॉलीमर से रिलेटेड जो 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको नोट्स में कल ही सेंड कर दिया हूं। जैसे बेकलाइट का मोनोमर क्या है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है। दूसरा, इस बेकलाइट का यूज क्या है, ये आपसे पूछता है। और तीसरा, ये पॉलीमर बना कैसे, इसको रिएक्शन के हेल्प से आप बना के बताइए। तो ये तीनों क्वेश्चन मैं आपको लिख के दे दिया हूं स्टूडेंट। तो आइए इस पॉलीमर को थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट आपको याद रखना है कि बेकलाइट का दूसरा नाम है फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड। फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेसिन। फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेसिन। फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेसिन। एरोमेटिक अल्कोहल को फिनॉल कहते हैं। स्मॉलेस्ट मेंबर ऑफ द अल्डिहाइड वो फॉर्मल्डिहाइड हो गया। रेसिन, अब ये रेसिन क्या है? तो स्टूडेंट एक ऐसा सब्सटेंस जो हमें प्लांट से मिलता है, चिपचिपा होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, मतलब उसके आर पार देख सकते हैं। तो प्लांट से मिलने वाला ट्रांसपेरेंट विस्कस लिक्विड जो बिल्कुल प्लास्टिक की तरह होता है उसे हम रेसिन कहते हैं। मैं फिर से बता रहा हूं स्टूडेंट, देखिए एक ऐसा साइक्लिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड जिसमें हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट हो एज द मेन फंक्शनल ग्रुप, उसे हम फिनॉल कहते हैं। सबसे छोटा मेंबर अल्डिहाइड परिवार का, अल्डिहाइड फैमिली का, इसे हम फॉर्मल्डिहाइड कहते हैं। तो ये हो गया स्मॉलेस्ट मेंबर ऑफ अल्डिहाइड फैमिली फॉर्मल्डिहाइड। एरोमेटिक अल्कोहल इज द फिनॉल। और रेसिन क्या हुआ? प्लास्टिक के जैसा, प्लास्टिक के जैसा लेकिन चिपचिपा, पारदर्शी मतलब ट्रांसपेरेंट, प्लांट से मिलने वाला जो मटेरियल होता है उसे हम रेसिन कहते हैं। तो बेकलाइट का दूसरा नाम फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेसिन भी होता है। क्यों? क्योंकि इस पॉलीमर को बनाने के लिए हम ये 2 डिफरेंट टाइप के मोनोमर यूज करते हैं। तो फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड मोनोमर से जो हमें पॉलीमर बनेगा उसी पॉलीमर को हम बेकलाइट कहते हैं, इसीलिए बेकलाइट का ये एक नाम भी है। अच्छा स्टूडेंट, मैंने अभी अभी आपको बताया था, या फिर आप कह सकते हो कि स्टार्टिंग चैप्टर से ही मैं बताते आ रहा हूं कि जब भी हम लोग पॉलीमर स्टडी करेंगे तो पॉलीमर के 4 पॉइंट्स को हम लोग जरूर हाईलाइट करके स्टडी करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग पढ़ेंगे कि उस पॉलीमर का मोनोमर क्या है। तो पहला मोनोमर तो आप समझ ही गए होंगे कि ये जो मोनोमर होता है बेकलाइट का वो है आपका फिनॉल, और जो दूसरा मोनोमर है आपका वो है आपका फॉर्मल्डिहाइड। फिनॉल एंड फॉर्मल्डिहाइड, फिनॉल एंड फॉर्मल्डिहाइड। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट इसके नेचर को, इसके नेचर को। तो आप देख सकते हैं कि इस बेकलाइट नाम के पॉलीमर को बनाने के लिए हम 2 डिफरेंट टाइप का मोनोमर यूज कर रहे हैं। इसीलिए बेकलाइट जो है वो कोपॉलीमर का एग्जाम्पल है, कोपॉलीमर का एग्जाम्पल है। साथ ही साथ आप ये भी देख रहे हैं कि इसके मोनोमर में अल्कोहल या फिर हाइड्रोक्सी फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है और अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। तो अगर मोनोमर में हमें अगर मोनोमर के अंदर में हमें फंक्शनल ग्रुप देखने को मिलता है तो फंक्शनल ग्रुप रखने वाले मोनोमर से जो भी पॉलीमर बनेंगे वो आपका कंडेंसेशन पॉलीमर का एग्जाम्पल होगा, कंडेंसेशन पॉलीमर का एग्जाम्पल होगा। साथ ही साथ स्टूडेंट आपको इसके नेचर में एक और पॉइंट याद करके रखना है कि ये एक क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर है। क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर कहने का मतलब क्या मैंने बताया था कि जब मोनोमर, देखिए ये पहला एक्सिस, ये दूसरा एक्सिस और ये तीसरा एक्सिस, जब मोनोमर तीनों एक्सिस में अरेंज होकर, जब मोनोमर तीनों ही एक्सिस में अरेंज होकर पॉलीमर का फॉर्मेशन करते हैं तो ऐसे बनने वाले, ऐसे स्ट्रक्चर रखने वाले पॉलीमर को हम लोग क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर कहते हैं। तो कहने का मतलब ये जो बेकलाइट नाम का पॉलीमर है उसके मोनोमर तीनों एक्सिस में जुड़े होते हैं, इसीलिए ये एक क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर है। और साथ ही साथ हमें याद रखना है कि ये एक थर्मोप्लास्टिक है, थर्मोप्लास्टिक, क्रॉस लिंक्ड एंड थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर।
थर्मोप्लास्टिक स्टूडेंट मैंने आपको बताया था, थर्मोप्लास्टिक नहीं, आप इसे कह सकते हैं थर्मोसेटिंग। थर्मोप्लास्टिक नहीं है स्टूडेंट, ये एक थर्मोसेटिंग पॉलीमर है। और थर्मोसेटिंग पॉलीमर मैंने आपको बताया था कि ऐसा प्लास्टिक जिसे हम गर्म करके बार बार उसको गला नहीं सकते हैं, उसके शेप को बार बार चेंज नहीं कर सकते हैं। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, ऐसा प्लास्टिक जिसको हीट करके इसके शेप को बार बार नहीं चेंज किया जा सके, तो ऐसे हार्ड प्लास्टिक को हम लोग थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं। तो जो बेकलाइट है उसके मोनोमर तीनों एक्सिस में अरेंज रहते हैं, साथ ही साथ ये एक हार्ड प्लास्टिक लाइक मटेरियल है, इसीलिए हम कह रहे हैं कि बेकलाइट इज द क्रॉस लिंक्ड थर्मोसेटिंग पॉलीमर। थर्ड आता है स्टूडेंट इसका यूज, कि आखिर बेकलाइट का यूज क्या होता है। तो देखिए, ये जो बेकलाइट नाम का पॉलीमर है, ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी का रेजिस्टेंस होता है, मतलब ये अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने नहीं देता है। इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी का रेजिस्टेंस होने के कारण से इस मटेरियल का यूज हम लोग इलेक्ट्रिकल स्विच एंड अदर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस और भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस बनाने में यूज करते हैं। क्योंकि जब हम इलेक्ट्रिसिटी को, अगर किसी हम ऐसे वायर को टच करेंगे जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रहा है, तो हमें उससे शॉक लगेगा, मतलब जोर का झटका धीरे से लगेगा स्टूडेंट, है ना। तो अब वैसे शॉक से अपने आप को बचाने के लिए हम उस इलेक्ट्रिकल वायर को कोट करके रखते हैं। तो जैसे कि हम लोग स्विच को टच करते हैं स्टूडेंट, फैन को या बल्ब को या ट्यूबलाइट को ऑन ऑफ करने के लिए, तो हम लोग क्या देखते हैं कि हमें किसी तरह का इलेक्ट्रिकल शॉक नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि वो जो हमारे घर में यूज किया गया जो भी हम लोग का बटन है या स्विच बोर्ड है, वो जो स्विच बोर्ड है वो इंसुलेटिंग मटेरियल है, उससे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होता है। तो ऐसे इलेक्ट्रिकल स्विच जैसे इलेक्ट्रिकल डिवाइस को बनाने के लिए हम जो मटेरियल यूज करते हैं वो इस तरह का मटेरियल होता है जिसे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करता है, मतलब वो आपका बेकलाइट होता है। साथ ही साथ ये हीट का भी रेजिस्टेंस होता है, मतलब ये अपने अंदर से हीट को भी फ्लो होने नहीं देता है। इसीलिए इसका बेकलाइट का यूज हम लोग करते हैं इन मेकिंग हैंडल्स ऑफ यूटेंसिल्स लाइक फ्राइंग पैन। आपके घर में स्टूडेंट जो भी बर्तन वगैरह होगा, पैन वगैरह या जो भी होगा, उसका जो आप हैंडल देखते हैं, जो ब्लैक कलर का आप देखे होंगे, ब्लैक कोटेड हैंडल में ब्लैक कोटेड एक मटेरियल जो है वो है क्या? वो बेसिकली हीट रेजिस्टेंट मटेरियल है। पूरा पैन गर्म हो जाता है लेकिन वो हैंडल गर्म नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो अपने अंदर से हीट को फ्लो होने नहीं देता है। तो बेकलाइट का हीट रेजिस्टेंस होने के कारण से इसको हम लोग बर्तन के हैंडल वगैरह बनाने में यूज करते हैं। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होने के कारण से इलेक्ट्रिकल स्विच या फिर और भी कुछ इलेक्ट्रिकल डिवाइस बनाने में इसका यूज करते हैं। तो उम्मीद करता हूं स्टूडेंट कि बेकलाइट का मोनोमर, नेचर और यूज आपको समझ में आ गया होगा। अभी मैं स्टूडेंट इसका आपको जो प्रिपरेशन मेथड है वो इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि अभी हम लोग ऑर्गेनिक डिटेल से पढ़े नहीं है, तो बहुत को कंफ्यूजन हो जाएगा और मैं नहीं चाहता हूं कि उस कंफ्यूजन की वजह से आपके मन में एक डर बैठ जाए कि मुझे ये पोर्शन समझ में नहीं आया है। तो बेकलाइट जब हम पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम लोग पढ़ लेंगे तो बेकलाइट का रिएक्शन भी हम लोग को अपने आप समझ में आ ही जाएगा, या फिर कभी टाइम मिले स्टूडेंट तो मैं उसे भी डिस्कस कर दूंगा। तो ये था स्टूडेंट आपका पॉलीमर चैप्टर, जिसे मैंने बता दिया आपको। आज कंडेंसेशन पॉलीमर भी पूरे तरीके से कंप्लीट हो गया और हम लोग का पॉलीमर चैप्टर पूरा हो गया। तो इस चैप्टर का जो कॉमन डाउट्स हैं, मतलब जिस क्वेश्चन में मैक्सिमम स्टूडेंट लोग को डाउट रहता है या हर साल वो क्वेश्चन स्टूडेंट हमसे पूछते हैं, वो डाउट्स मैं यहीं पर बोर्ड पे आपको डिस्कस कर दूंगा। एनसीईआरटी का कुछ क्वेश्चंस हैं जो डाउट शायद हो सकता है आपके मन में, वो मैं यहाँ डिस्कस कर दूंगा। और बाकी पॉलीमर चैप्टर अब आप खुद से पढ़ सकते हैं, नोट्स बना लीजिए, अच्छे से प्रिपेयर कीजिए और क्वेश्चंस बहुत अच्छे से बनाते रहिए। कल हम लोग स्टूडेंट बायोमोलिक्यूल्स, अगला चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर 16 चैप्टर जो है एनसीईआरटी का, हम लोग स्टार्ट करेंगे बायोमोलिक्यूल्स। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट आज के वीडियो लेक्चर को आपने बड़े ध्यान से देखा होगा, समझा होगा और एंजॉय किया होगा। तो आज के लिए स्टूडेंट इतना ही था। सभी को कोऑपरेट करने के लिए आई एम थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। टिल देन, थैंक यू।